अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो स्कर्दू और मैं हूं एस नासरी। नाजरीन, अगर बात की जाए क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में 10 ऐसे मुल्कों में शामिल है जो कि शदीद तरीन क्लाइमेट चेंज के ज़द में है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पाकिस्तानी जो कौम है, या खुसूसन मैं गिलगिस्तान के हवाले से अगर बात करूँ तो गिलगिस्तान की जो आवाम है वो इससे मुतासर हो रहे हैं। आज के इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर एहसानुल्लाह मीर साहब। आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक्सपर्ट हैं। यकीनन आपके एक्सपर्टीज़ के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नाज़रीन है उन तक फ़ायदा पहुँचे, और जो आने वाले वक्तों में जो गिलगिस्तान को एक ख़तरे की घंटी बजी हुई है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उससे बात करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दे दिया। तो सर, सबसे पहले ये जी। बता दीजिएगा कि हम कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज है क्या चीज़, ये ज़रा बता दीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने मौका दिया। क्लाइमेट चेंज जिसको माहौलियाती या मौसमियाती तगय्युर कहते हैं, जो एक तब्दीली आई है, कोई 100 साल हो गए हैं। उस दौरान में जब वर्ल्ड ट्रेडिशनल कामों से एक मैकेनिकल कामों की तरफ गया, जब डेवलपमेंट मैकेनाइज हो गया सही। और जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ और उसमें जो गैसेस एमिट हुई, जिसकी बिना पे जो एक हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर में एक परमानेंट तब्दीली आई, जो कि आपके इल्म में भी है कि 18वीं सदी 19वीं सदी में जो टेम्परेचर था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हम उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, उससे पहले उसमें टेम्परेचर 1.5 डिग्रीज का इजाफा हुआ, जिसको अब कंटेन करना चाहते हैं बिलो 15 डिग्री सेल्सियस सही। ओवरऑल। तो इसके लिए जो एक टेम्परेचर जो पूरी दुनिया के गिर्द गलाफ के तौर पे है, अगर ये टेम्परेचर बढ़ गया तो इसने जहाँ पे बर्फ़ के ज़खायर हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में समंदरों में पानी बढ़ सही। जाएगा, समंदरों से पानी का बाप बन के उड़ जाना, जिसकी वजह से बग़ैर टाइम के बारिशों का हो जाना, सही। बारिशों की वजह से तुग़यानियों का आना, सही। तुग़यानियों की वजह से आबादियों को नुकसान पहुंचना, दरिया का लेवल बढ़ जाना। और ये जो है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को इन्होंने क्लाइमेट चेंज का नाम दे दिया। सर, इसका मेन वजह क्या है, किस वजह से ये क्लाइमेट चेंज की ये वजह क्या है? ग्लोबल टेम्परेचर राइज मेन इसका फैक्टर है। सही। उसकी वजह से सारा एक ट्रिगर हुआ, जिसमें पानी का बढ़ जाना, पानी का अखराज बढ़ जाना, पानी को कन्वर्ट होकर बुखारात, बुखारात से फिर बारिशें बरसना। तो इसको हम माहौलियाती तगय्युर कहते हैं। सही। जी। सर, पोलर रीजन के बाद गिलगित दुनिया भर में ग्लेशियर के लिहाज से बड़ा खत्ता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन ग्लेशियरों को किन किस्म के खतरात हैं? देखिए ना, पोलर रीजन के बाद पाकिस्तान में बल्कि पूरा ये जो नॉर्दर्न रीजन है, इसमें और स्पेशली जैसे आपने फरमाया, गिलगित बल्तिस्तान में कोई 13,000 ग्लेशियर्स हैं, बिल्कुल। छोटे बड़े। जी। पहले वो उसके बारे में कहते थे कि 7,000 हैं या 9,000 हैं, लेकिन अभी जो लास्ट स्टडी हुई है उसमें पता चला कि 13,000 हैं। तो इसको हम कहते हैं वाटर टावर्स, पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरे हैं जो गिलगित बल्तिस्तान है। जब मौसम गर्म होगा और गर्मियाँ प्रोलॉन्ग होंगी तो ग्लेशियर्स का पिघलना ज़्यादा हो जाएगा। सही। एक तरफ पिघलना ज़्यादा होने से दरियाओं में तुग़यानी आएगी, सैलाब आएगा, जिससे ज़मीनी कटाव हो जाएगी, और जहाँ नाले छोटे हैं वहाँ नाले बड़े होंगे। तो एक तरफ से ह्यूमन, दूसरी तरफ से अमलाक, और तीसरी तरफ से जानवर, और उसके असरात होंगे, और मिट्टी का बह जाना, जो हमारी अच्छी मिट्टी है वो बह जाएगी और सॉइल हमारा कमज़ोर हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे जो ज़ख़ीरे हैं, बर्फ़ के ज़ख़ीरे, सही। वो कम हो जाएंगे। सही। जब बर्फ़ के ज़ख़ीरे कम हो जाएंगे तो अगले आने वाले 10 20 30 सालों में हमारे पास फिर वो गर्मियों में हमारे पास कहत साली का सा समा हो जाएगा, क्योंकि पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अभी आप बिल्कुल। देख रहे हैं कि हमारा पानी जो तो पानी है जो ज़्यादा होता है वो अप टू सितंबर होता है। बिल्कुल। अगस्त में आके पानी ख़त्म हो जाता है, जब ग्लेशियर्स हमारे पिघलना शुरू होते हैं, और उसके बाद सर्दियाँ आती हैं। अगर ये गर्मियाँ बढ़ जाएँ तो ये पानी हो सकता है हम जून जुलाई में ही हमारे पास पानी ख़त्म हो जाए, तो हमारी काश्तकारी इससे अफेक्ट करेगी, और इससे हमारे पास कहत साली का ख़तरा हो जाएगा। सर, जिस तरीके से आपने फरमाया कि जो पानी जो हमारे गिलगिस्तान में जो वाटर रिसोर्स है
اس پہ اثر پڑ سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے. گلیشیئر ہے وہ اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے یا زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا دار و مدار زراعت سے وابستہ ہے. جہاں اگر ہم دیہاتوں کی بات کریں تو وہاں پر زرعی جو لوگوں کا وابستہ لوگوں کا جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ زراعت ہے، اور زراعت کے لیے پانی تو مسٹ ہے، پانی تو بہت ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے دیہات میں بسنے والے، ان کی آمدن پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں نا، یہ جو انوائرمنٹل چینج ہے، اس سے ایک طرف جو پانی ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، صحیح. لیکن وہ ٹائم پہ زیادہ نہیں ہو رہا ہے. وہ اس وقت زیادہ ہوگا جب آپ کو چاہیے نہیں. دوسرا، پانی جلدی ختم ہو جائے گا جب آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تیسرا، اس سے ہماری زمینوں کا کٹاؤ ہوگا. گلگت بلتستان کو ہم کہتے ہیں سبسسٹنس ایگریکلچر، کہ جس جی. سے ہم صرف اپنے کھانے پینے کی زندگی گزارنے کا قابل ذرائع ہے زراعت، نہ کہ ہمارے پاس کمرشل. ہماری زمینیں کم ہیں، آپ کو پتہ ہے تقریباً 4 لاکھ ایکڑ ہمارے پاس ٹوٹل زمین ہے ایگریکلچر کے قابل ہے. صحیح. اس میں سے بھی آدھی زمین ہماری ایگریکلچر ہے، آدھی زمین ایگریکلچر نہیں ہے. اس کی ریزن ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی کے لیے چینلز نہیں ہیں، اس جگہ تک ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. جب یہ ہمارے پاس پانی کا جو پانی کا کہیں زیادہ ہونا کہیں کم ہونا اور ایگریکلچر کے لیے فائدہ نہ دینا ہمیں قحط سالی کی طرف لے جائے گا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک تو ہم اس کے لیے ہم اپنے فصلوں میں تبدیلی لائیں، ہم اپنے اس وقت فصل کریں. اس میں جدت لانے کی ضرورت ہے اداروں کے ساتھ مل کے، کہ اس وقت جب ہمارے پاس پانی ہوتا ہے تو اس وقت ہم کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سردیوں میں یا آف سیزن ویجیٹیبل یا کراپس میں جس میں گرین ہاؤس ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں، وہ والی ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے. ہم اگر صرف قدرت پہ انتظار کر کے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو اپنے حساب سے چل رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اداروں کے ساتھ مل کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس سیزن میں اس تبدیلی سے بھی فائدہ اٹھائیں. تو ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہے، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، اس کو ہم کسی حد تک روک سکتے ہیں؟ اگر روک سکتے ہیں تو اس کے لیے کن اقدامات کی ضرورت کرنی پڑتی ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ تو جو ہیومن میڈ ہے نا، ان کو ہم روک سکتے ہیں. جو نیچرل ہیں ہم ان کو نہیں روک سکتے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہم کاؤنٹر اسٹریٹجی ضرور بنا سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کوئی بہتری کی طرف لے کے جائیں. شکریہ سر، تھینک یو.